विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिंक सिटी में होने वाले मैराथन की। अल्बर्ट हॉल से इसका आयोजन होगा, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र इसे हरी झंडी दिखाएंगे। इस रेस का जो कि 10 किलोमीटर की है। तो जयपुर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। अल्बर्ट हॉल से हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को राज्यपाल कलराज मिश्र रवाना करेंगे। अब से कुछ देर बाद ही इसका आयोजन हो रहा है। तो आपको बता दें कि और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और भारी संख्या में लोग इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही आपको बताएं कि इसमें सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी धावक पहुंचे। मनोज, कितनी देर में मैराथन की शुरुआत होने वाली है? ये जो 11वीं मैराथन है, जयपुर की पिंक सिटी मैराथन जो है, यह कुछ ही देरों में शुरू होने वाली है। इंतजार किया जा रहा है महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र का, वो आएंगे और वो यहाँ पर धावकों को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि ये जो मैराथन है वो करीब 30 देशों से अधिक जो लोग हैं वो मैराथन वाले जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये अलग अलग जगहों तक की जा रही है। करीब 10 किलोमीटर की ये मैराथन रहेगी। एक जगह जो अल्बर्ट हॉल चुनी गई है, जहाँ पर जो है महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र जो है वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर जो है मधुर भंडारकर वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, रविंद्र तालवी यहाँ पहुंचे हुए हैं, कई दिग्गज यहाँ पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में बात करें जयपुरवासियों की तो वो क्योंकि एक उत्साह रहता है, एक मैसेज भी दिया जाता है इसके जरिए कि देखिए फिट रहिए और हिट रहिए। तो वो जो मैसेज है संस्कृति युवा संस्थान की तरफ से प्रतिवर्ष किया जाता है और उसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने जो है यहाँ पर उत्साह दिखाया है। साथ ही साथ कई बड़े बुजुर्ग भी पहुंचे हैं और अब कुछ ही देर में ये मैराथन शुरू होने वाली है। ये भी मनोज, भारी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं। जयपुराइट्स काफी जोश में नजर आ रहे हैं इस मैराथन को लेकर। बिल्कुल, जयपुराइट्स के लिए देखिए कहें तो ये सोने पे सुहागा होगा क्योंकि एक आज संडे है और संडे को जो है वो फन करने में ऑलरेडी जयपुरवासी रहते हैं। साथ ही साथ ये मैराथन आप देख सकते हैं रैली के अंदर में तिरंगे जो है वो भी लहरा रहे हैं, यानी भक्ति भावना पूर्ण वाला जो माहौल होता है वो भी यहाँ पर किया गया है और युवा जो है वो जो डीजे पर जो है थिरक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जल्दी से जल्दी राज्यपाल जी पहुंचे और इस मैराथन जो है ये मैराथन प्रारंभ हो। और इसी का देखिए बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो कुछ ही देर में जैसे ही राज्यपाल जी यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद ये मैराथन प्रारंभ हो जाएगी। जी चलिए, तो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से जो आयोजन है मैराथन का किया जा रहा है। और एक और चीज मनोज, क्या इसमें कुछ कैटेगरीज भी बांटी गई हैं मैराथन को लेकर? जोरदार तालियां हो जाए हमारे इस फिनिशर के लिए। मनोज, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल आप नजर बनाए रखें, राज्यपाल जैसे ही वहां पहुंचते हैं हम वापस आपके पास आएंगे और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बजट में शर्तों के साथ टैक्स स्लैब को लेकर बड़े ऐलान किए गए। टैक्स स्लैब वैकल्पिक बना दिया गया है, यानी आप चाहें तो पहले वाले टैक्स स्लैब में रहें या फिर नए वाले टैक्स स्लैब में। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी का फायदा किसमें है? The intention is to reduce the rates as much as to simplify the structure. जो इरादा था वैसा ही करने की कोशिश भी हुई। बजट के जरिए इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की आय वालों के लिए सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। साथ ही टैक्स स्लैब को वैकल्पिक बना दिया गया है। मतलब ये कि अब आप तय करेंगे कि आपके लिए पहले वाली टैक्स नीति ठीक है या नई वाली टैक्स नीति। Those who want those exemptions and other things can continue with the old. And those who are looking for a simplified rate, a reduced rate and a simple process could adopt the new. पड़ गए ना उलझन में? अब सवाल है कि कौन सा टैक्स स्लैब बेहतर होगा। तो चलिए इसे समझने के लिए पहले छूट से होने वाले फायदे को देख लीजिए। पहले की तरह ही 5 लाख तक की आमदनी वालों को टैक्स नहीं देना होगा। 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी वालों के लिए 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 5% की दर से 12,500 रुपए टैक्स देने होंगे। 5 से 7.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए पर नई टैक्स दर 10% की दर से 25,000 रुपए देने होंगे।
दोनों को जोड़ दें तो कुल टैक्स 37,500 रुपए हो जाएंगे। इस पर सेस 1,500 रुपए लगेंगे, यानी कुल टैक्स और सेस जोड़कर 39,000 रुपए टैक्स देने होंगे। जबकि पहले टैक्स और सेस के तौर पर कुल 65,000 रुपए सरकार को देने पड़ते थे। इस तरह पुराने टैक्स से नया टैक्स 26,000 रुपए कम है। चलिए अब 10 लाख रुपए तक की आमदनी वालों के टैक्स में फर्क समझते हैं। 7.5 लाख रुपए तक की कमाई पर 37,500 रुपए टैक्स देने होंगे। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक के 2.5 लाख रुपए पर 15% की दर से 37,500 रुपए टैक्स भरने होंगे, यानी टैक्स के तौर पर अब कुल 75,000 रुपए भरने होंगे। वहीं सेस के तौर पर 3,000 रुपए देने होंगे। मतलब ये कि अब कुल 78,000 रुपए देने होंगे, जबकि पहले इतनी कमाई वालों को कुल 1,17,000 रुपए देने पड़ते थे। यानी नए टैक्स स्लैब में 39,000 रुपए का फायदा है। अब 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक आमदनी वालों के टैक्स में फर्क समझते हैं। नए बजट स्लैब के मुताबिक अब 10 लाख रुपए तक 75,000 रुपए टैक्स में भरने पड़ेंगे, जबकि 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए के 2.5 लाख रुपए पर 20% की दर से 50,000 रुपए टैक्स भरने पड़ेंगे। मतलब ये कि अब कुल टैक्स 1.25 लाख रुपए देने होंगे, जबकि सेस के तौर पर 5,000 रुपए देने होंगे। यानी अब कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए भरने होंगे, जबकि पहले 12.5 लाख की कमाई पर 1,43,000 रुपए भरने पड़ते थे। यानी नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अब 13,000 रुपए का फायदा होगा। चलिए अब 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक की कमाई वालों के पहले से अब के टैक्स में फर्क को समझ लीजिए। 12.5 लाख तक की कमाई पर 1,25,000 का टैक्स देना होगा। 12.5 लाख से 15 लाख के 2.5 लाख रुपए पर 25% की दर से 62,500 रुपए टैक्स देने होंगे। यानी अब 1,90,000 रुपए टैक्स देने होंगे, जबकि सेस के तौर पर 7,600 रुपए देने होंगे। कुल मिलाकर अब 1,83,600 रुपए टैक्स भरने होंगे, जबकि पहले 2,73,000 रुपए टैक्स भरने पड़ते थे। यानी अब नई व्यवस्था के मुताबिक 89,400 रुपए का फायदा होगा। लेकिन ये ऑफर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा निवेश नहीं कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मोदी सरकार के बजट में सबका ख्याल रखने की कोशिश की गई है और हर क्षेत्र को मजबूत बनाने के साथ साथ किसानों और युवाओं की बेहतरी के लिए फंड की व्यवस्था की गई है। आइए जान लेते हैं कि वित्त मंत्री के बजट में किसको क्या मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे बजट में न सिर्फ देश के विकास का रोड मैप खींचा, बल्कि विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर क्षेत्र को उचित फंड भी मुहैया कराया है। आइए जान लेते हैं इस बजट में किस क्षेत्र को क्या मिला। पहले बात कृषि क्षेत्र की। वित्त मंत्री ने अपने बजट में 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। उड्डयन मंत्रालय के जरिए कृषि उड़ान की शुरुआत होगी। भारतीय रेल किसान रेल का गठन करेगी। इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। 2,83,000 करोड़ रुपए मिले हैं किसानों के लिए, उनकी आय को दुगना करने के लिए, ग्रामीण विकास के क्षेत्र के विकास करने के लिए, इरिगेशन सेवा के विकास करने के लिए, और पूरी एक रोड मैप इस बजट में है कि हम किसानी को कैसे मदद करेंगे। कृषि क्षेत्र के बाद आइए जान लेते हैं बजट में शिक्षा और रोजगार बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए 150 संस्थानों में डिग्री डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पीपीपी के जरिए जिला अस्पतालों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत 2 से 268 मोबाइल फैक्ट्री भारत में आ गई है।
चीन के बाद भारत दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। कृषि और शिक्षा के बाद आइए अब जान लेते हैं बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा और आयुष्मान भारत के लिए अस्पतालों को पीपीपी बोर्ड से बनाया जाएगा। कृषि, शिक्षा और रोजगार के बाद आइए जानते हैं इस बजट में और क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 150 ट्रेनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। कॉमर्स और इंडस्ट्री को प्रमोट करने पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिजली के क्षेत्र में प्रीपेड मीटर्स योजना शुरू होगी। साथ ही बैंक जमा पर अब आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी मिलेगी। निवेश बढ़ रहा है। ये निवेश बढ़ने से सामान्य लोगों की ईज ऑफ लिविंग, अर्थनैतिक गति, ये सब बढ़ने वाला है। बता दें कि बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए विकास दर का अनुमान 10% रखा है। ऐसे में बजट से साफ है कि इसे लोक लुभावन तो बनाया गया ही है, साथ ही इसमें विकास के लक्ष्य को हासिल करने का ध्यान भी रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट पर क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। जिस नए भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और जिस रास्ते पर देश को लेकर के पिछले 5 साल से बढ़े, निश्चित रूप से नए भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से भारत के सर्वांगीण विकास को 3 अलग अलग वर्टिकल्स में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ में ग्रामीण विकास का, क्योंकि भारत में गांव के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, नए भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय और उसके माध्यम से उनको बढ़ा करके उसके माध्यम से रोजगार का सृजन। और तीसरा, ऐसा समाज जिसको केयर की जरूरत है, जिसको सहयोग की जरूरत है, साथ की जरूरत है, उनके लिए इन तीनों वर्टिकल्स पर एक साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और हर मंत्रालय का इन सारी योजनाओं पे, इन सारी वर्टिकल्स पे एक स्पष्ट पिक्चर देते हुए बजट को बढ़ा करके एक जो है नए भारत के संकल्प को सुदृढ़ करने की दिशा में काम किया। जीवन मिशन और ODF प्लस, इन दोनों में जितना हमने अपेक्षा की थी उससे ज़्यादा पैसा हमको मिला है। और इसके साथ साथ में वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी हमको पिछले वर्ष की बजटरी एलोकेशन को देखूं या रिवाइज एस्टिमेट्स को देखूं, दोनों से ज्यादा 1,000 करोड़ रुपया ज्यादा हमको इस बार दिया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टोंक ग्राम पंचायत नटवाड़ा में पाक मूल की बेटी और भारत की बहू नीता कंवर ने सरपंच का पदभार ग्रहण किया। नीता कंवर को पिछले साल ही सितंबर में भारतीय नागरिकता मिली थी और उन्होंने नटवाड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच के चुनाव में जीत हासिल की थी। तो आपको बता दें कि सरपंच पद का पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया और पिछले ही साल सितंबर महीने में उन्हें भारत की नागरिकता मिली थी, पाकिस्तान मूल की नीता कंवर। क्या आपको पता है 1900 से लेकर अब तक 1900 से लेकर अब तक दुनिया भर के 64% वैलेंटाइंस खत्म हो चुके हैं, जिससे धरती की कुल प्रजातियों में से 40% का वजूद खतरे में पड़ गया है। वैलेंटाइंस को बचाने के लिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड मनाया जाता है। माफ कीजिएगा, वेटलैंड्स जो है वो खत्म हो गए। सूख रहे हैं पोखर, बूंद बूंद के लिए तरसती झील, विनाश की निशानी, बिना पानी विकास बेमानी। हवा हो गए वो दिन जब तालाब और दूसरे जलाशयों का लबालब भर जाना भी एक बड़ा उत्सव बन जाता था। कंपानी का इलाका इस घटना को एक त्योहार में बदल देता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ जलाशय सूखते जा रहे हैं।
कभी वो डंपिंग ग्राउंड बना दिए जाते हैं तो कभी उन पर गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। जी हाँ, जलाशयों की हत्या की जा रही है। तालाब चीख रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाले जिम्मेदार विकास की बेतुकी इबारत पढ़ाने पर आमादा हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ 60% जलाशय दम तोड़ चुके हैं। जलाशयों पर मंडराते खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्री भूमि यानी वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। सरकार अपनी मुसीबतें बढ़ाती जा रही है पानी की किल्लत से, और उस पानी जो वेस्ट जा रहा है उसको रिसाइकिल न करके। फ्यूचर इज रिसाइकिल रीयूज। देश के लगभग सभी झील जलाशयों में मलमूत्र वाला, सीवरेज वाला पानी जा रहा है और सारे नदी, नाले, तालाब बर्बादी की कगार पर तो पहुंच ही गए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जयपुर का रामगढ़। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू के मुताबिक वर्षा जल आने वाले सभी मार्गों पर कब्जा हो चुका है। उन पर अवैध खनन का मलबा डाल दिया गया है। मसले पर गहलोत सरकार भी गंभीर है। तभी वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई जल्द अवैध कब्जा हटाकर जलाशयों को मुक्त करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। एरिया में लोकल यहाँ के पक्षी है क्या, विदेशी पक्षी, मेहमान पक्षी है, किस तरह के पक्षी है, उनमें कितने भी कब्जा हो गया, पूरी कार्रवाई करके फिर कब्जे से मुक्त करेंगे। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में जलाशय बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि यहाँ बहती नदियाँ नहीं होने से जल संचय ही पानी का अहम स्रोत होता है। फिलहाल दुनिया भर में लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही है। अकेले राजस्थान में 60% वेटलैंड्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, जबकि मौजूदा 40% के ऊपर गंदगी से लेकर के अतिक्रमण जैसी खतरनाक चुनौतियों का खतरा मंडराता जा रहा है। लेकिन अब जरूरत है कि राजस्थान इसमें अपना काम शुरू कर दे। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। दौसा में शनिवार से बसंत पंचमी मेले की विधिवत शुरुआत हो गई। अगले 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्री रघुनाथ जी की निकली सवारी। रघुनाथ जी की लीला है न्यारी। आगे आगे श्री रघुनाथ जी की सवारी। डीजे की धुन पर भक्त हुए बलिहारी। आगे आगे चांदी के रथ में सूर्यदेव और श्री रघुनाथ जी महाराज और पीछे पीछे भक्त। मानो भगवान अपने भक्तों को रास्ता दिखा रहे हों और भक्त उस रास्ते का श्रद्धा और भक्ति से अनुसरण कर रहे हों। तस्वीरें दौसा की हैं। भगवान की रथ यात्रा के साथ ही शनिवार को बसंत पंचमी मेले की विधिवत शुरुआत हो गई। यात्रा में ठाकुर जी की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। श्रद्धालु भगवान की जयकारी लगाते आगे बढ़ रहे थे। कई जगह पुष्प वर्षा कर ठाकुर जी का स्वागत किया गया। इसमें पहले प्रतिपदा से लेकर के षष्ठी तक तो जो है रघुनाथ जी और नरसिंह जी की मूर्ति आती है। वो गांधी चौक से रघुनाथ जी के मंदिर से रघुनाथ जी की मूर्ति जो है चालू होकर के गांधी चौक होती हुई और मानक चौक होती हुई बावड़ी पे होती हुई मेले पर आ जाती है। ग्रामीण लोग यहाँ आते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, वो सामान खरीदते हैं, दुकानें लगती हैं उससे, और ये परंपरा है सप्तमी के दिन ये समाप्त हो जाता है वैसे तो, लेकिन ये 1 महीने करीब चलता है। बसंत पंचमी मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। नगर परिषद की ओर से शहर के बारादरी मैदान में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो 1 महीने तक चलेगा। शनिवार को मेले की शुरुआत के साथ बच्चों ने झूले चक्री का जमकर लुत्फ उठाया। माना जाता है कि लक्खी मेला करीब 1150 साल से हर साल भरता है, लेकिन अतिक्रमण की मार और प्रशासनिक उपेक्षाओं के चलते इस मेले का स्वरूप साल दर साल छोटा होता जा रहा है। शहरों की शोरूम और बाजारों में मिलने वाली हर चीज लक्खी मेले को खास बनाती है, जिसके लिए लाखों लोग इस मेले में पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।